अभी हम पढ़ने वाले हैं ल्यूकोपोइसिस के बारे में, जिसका मतलब होता है WBC का प्रोडक्शंस। इरिथ्रोपोइसिस की तरह ही ल्यूकोपोइसिस का भी प्रोडक्शंस मुख्य रूप से रेड बोन मेरो में होता है। इसके अलावा स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड्स में भी इसके प्रोडक्शन को देखा गया है। आरबीसी के प्रोडक्शंस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शंस को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है, जो मुख्य रूप से हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होता है। ये हार्मोन मुख्य रूप से मैक्रोफेज और टी सेल जैसे मैच्योर डब्ल्यूबीसी के द्वारा और रेड बोन मैरो से भी रिलीज होता है। जब हम बात करेंगे कि ये हार्मोन किस नेचर का होता है, तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि दो केमिकल्स मैसेंजर या टू फैमिली ऑफ द हेमेटोपोइटिक फैक्टर्स में बटा होता है। ये फैक्टर्स हैं, पहला इंटरल्यूकिन्स, जिसे हम IL-3 और IL-5 के नाम से जानते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स है इंटरल्यूकिन्स का। और दूसरा कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, जिसे हम शॉर्ट में CSF और स्मॉल s के नाम से भी जानते हैं। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की यदि बात की जाए तो इसका नामांकन डिपेंड्स करता है कि ये किस तरह के WBC को स्टिमुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेनुलोसाइट्स CSF ये स्टिमुलेट करता है ग्रेनुलोसाइट्स के प्रोडक्शंस को, जिसमें इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जितने भी ल्यूकोसाइट है उनका ओरिजिन एक ही होता है, हेमोसाइटोब्लास्ट। यहां तक कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सभी का ओरिजिन एक ही है, स्टीम सेल्स। उस स्टीम सेल्स का नाम है हेमोसाइटोब्लास्ट। तो हम देखते हैं इस फिगर को, जिससे हमें कुछ समझ में आएगा। यहां पर सबसे ऊपर में जो फोटो बनाया गया है वो है हेमोसाइटोब्लास्ट का। ये वो स्टीम सेल्स है जिनसे दो तरह का स्टीम सेल्स डिफरेंशिएट होता है। पहला है मेलोइड स्टीम सेल्स और दूसरा लिम्फोइड स्टीम सेल्स। इन दो स्टीम सेल्स के बाद यदि हम चर्चा करें कि मेलोइड स्टीम सेल से क्या क्या बनता है, तो मेलोइड स्टीम सेल से ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स बनते हैं और लिम्फोइड स्टीम सेल से मात्र लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो एक तरीके से चार तरह के WBC अकेला मेलोइड स्टीम सेल्स बनाता है और एक तरह का WBC जो कि अग्रेनुलर टाइप का है वो लिम्फोइड स्टीम सेल्स बनाता है। इस फिगर में एक चीज और देखने लायक है कि ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स तो मेलोइड बनाता ही है, साथ साथ एक अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स जिसे हम मोनोसाइट्स कहते हैं वो भी मेलोइड स्टीम सेल्स बनाता है। तो हम बात करें कि दोनों को एंसेंट की पूर्वज में, तो हम देखेंगे कि दोनों तरह का पूर्वज अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों के अलग अलग स्टीम सेल्स होंगे। अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में मोनोसाइट्स का स्टीम सेल्स का होगा वो होगा मेलोइड स्टीम सेल्स,
और अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट में लिम्फोसाइट्स के पूर्वज होंगे, वो होंगे लिम्फोइड स्टेम सेल्स। इस तरीके से मेलवाइड स्टेम सेल्स में भी आगे जाकर मेलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट, तो हम देखेंगे कि ये दो तरह के कमिटेड सेल्स बनते हैं मुख्य रूप से। मेलोब्लास्ट तरह के कमिटेड सेल जिससे कि जाकर स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, यहाँ तीनों स्ट्रक्चर जो है वो मेलोब्लास्ट दिया गया है ऊपर में कमिटेड सेल्स में। और मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट जो है वो मोनोसाइट्स का निर्माण करती है। जब हम बात करेंगे मेलोब्लास्ट में, तो मेलोब्लास्ट में लाइसोसोम्स का एक्युमुलेशन होता है। तो हम देख सकते हैं स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में भी लाइसोसोम का एक्युमुलेशन पाया जाता है। ये कमिटेड सेल्स है, मतलब एक बार कमिटेड सेल्स बन जाने के बाद वो एक खास तरह के सेल्स का ही निर्माण करता है। और स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तीनों के कमिटेड सेल एक ही है, वो है मेलोब्लास्ट। आगे हम देखते हैं कि मेलोब्लास्ट आगे चलकर प्रोमेलोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। ये प्रोमेलोसाइट्स भी स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तीनों के लिए ही सेम है। इस डेवलपमेंट पाथवे में डिवीजन होना रुक जाता है और न्यूक्लियस के शेप में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा, एक आर्क नुमा चेंज, जहां से न्यूक्लियस एक लोबेट स्ट्रक्चर की तरह कंस्ट्रक्ट करते हुए दिखेगा। इस मेलोसाइट्स के बाद तीन तरह के सेल्स डेवलप होंगे। एक मेलोसाइट से बनेगा स्नोफिलिक मेलोसाइट्स, बेसोफिलिक मेलोसाइट्स और न्यूट्रोफिलिक मेलोसाइट्स, जिनसे क्रमशः आगे बढ़कर स्नोफिलिक मेलोसाइट्स स्नोफिलिक बैंड सेल बनता है, बेसोफिलिक मेलोसाइट्स बेसोफिलिक बैंड सेल्स और न्यूट्रोफिलिक मेलोसाइट्स न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल्स के रूप में परिवर्तित होगा। जहां हम देखेंगे कि न्यूक्लियस ने एक आर्क की तरह स्ट्रक्चर ले लिया है। तो इस बैंड सेल स्टेजेस में एकदम आर्क शेप लेता है न्यूक्लियस। इसके पहले न्यूक्लियस जो है लगभग एक राउंड शेप तक रहता है। तो दिस बैंड शेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी बैंड सेल स्टेज में, यदि हम कहें इसको स्टेज, एक अवस्था, तो इस बैंड सेल स्टेज में चाहे वो स्नोफिलिक बैंड सेल का हो, बेसोफिलिक हो, न्यूट्रोफिलिक हो, इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियस का, तो बिल्कुल न्यूक्लियस एक आर्क शेप ले लेता है। और इसके बाद ये सेल्स मैच्योर होके स्नोफिलिक, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से मोनोब्लास्ट कन्वर्ट होता है प्रोमोनोसाइट्स में, उसके बाद ये मोनोसाइट्स में कन्वर्ट होगा और इसमें से कुछ टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करके मैक्रोफेज में भी कन्वर्ट होता है, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देता है फेगोसाइटोसिस में। मोनोसाइट्स सबसे ज्यादा बड़ा होता है साइज में सभी WBC से। यदि हम बात करें स्नोफिल के अंदर ग्रेनुल्स की, तो वो रेड शेपेड में दिखेगा। बेसोफिल्स के अंदर का जो ग्रेनुल्स है वो ब्लू शेप में, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर का जो ग्रेनुल्स है वो रेड और ब्लू शेप्स दोनों में दिखता है, जो यहां पर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। मोनोसाइट्स के बाद हम बात करते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स में भी
मुख्य रूप से बीटा लिम्फोसाइट प्रिकर्सर्स और टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर, ये दो तरीके के कमिटेड सेल्स बनते हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स प्रिकर्सर से बीटा लिम्फोसाइट्स और बीटा लिम्फोसाइट मुख्य रूप से प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होता है। ये वही प्लाज्मा सेल्स है जो कभी किसी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद, मतलब किसी एंटीजेन के रिस्पॉन्स के बाद या कोई अदर तरह का इम्यून रिस्पॉन्स के बाद मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो एक प्लाज्मा प्रोटीन भी माना जाता है, को रिलीज करता है, जिसे बुक में कहीं कहीं गामा ग्लोबुलिन्स के नाम से भी जाना गया है, या उसे हम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स या गामा ग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन प्लाज्मा सेल से होता है, जो कि बीटा लिम्फोसाइट्स का ही एक रूप है, जो डिफरेंशिएट होके प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से टी लिम्फोसाइट भी है, कहीं कहीं पर इफेक्टर टी सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो यहां हमने देखा था कि किस तरीके से ल्यूकोपोइसिस हो रहा है, मतलब WBC का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि बोन मेरो में 10 से 20 गुना ज्यादा मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स होता है एज कंपेयर टू ब्लड्स। बोन मेरो स्टोरेज कंडीशंस काफी ज्यादा है, जब जरूरत होती है तब ये बोन मेरो से रिलीज होकर ब्लड में जाता है। लाइफ स्पेन की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन है वो काफी कम होता है, शॉर्ट होता है, और साइज में ये आरबीसी से बड़ा होता है। लाइफ स्पेन 0.5 से 9 डेज तक देखा गया है। जब हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट और ग्रेनुलोसाइट के प्रोडक्शंस का, तो हम देखेंगे कि इरिथ्रोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स में ये जो रेशियो है 3:1, मतलब 3 गुना ज्यादा ग्रेनुलोसाइट्स बनेगा इरिथ्रोसाइट्स के कंपैरिजन में। यहां हमने देखा प्रोडक्शंस, लाइफ स्पेन, ल्यूकोपोइसिस का, और यहां आप देखेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स सेवरल मंथ तक भी उसका लाइफ स्पेन देखा गया है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जब ये फाइट करता है WBC, तो उसी वक्त वो किल भी हो जाता है, वो खत्म भी हो जाता है। सो इस तरीके से हमने पढ़ा ल्यूकोपोइसिस को। ल्यूकोपोइसिस में एक लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। लिम्फोसाइट्स स्टीम सेल्स से निकलकर ये थाइमस में ट्रेवल करता है। ये इसी कारण से इसका नाम लिम्फोसाइट्स पड़ता है, मतलब ब्लड में कंसंट्रेशन लिम्फोसाइट का कम पाया जाता है, क्योंकि जैसे ये बोन मेरो में बनता है प्रोमोसाइट्स और प्रोलिम्फोसाइट्स, ये बोन मेरो लीव करता है और लिम्फोइड टिश्यू में ट्रेवल कर जाता है, जहां पे वो डिफरेंशिएट करता है अलग अलग रूपों में, और मुख्य रूप से ये थाइमस में चला जाता है। तो इसी कारण से इसका नाम लिम्फोइड्स टिश्यू में जाने के कारण, जिसमें ये मुख्य रूप से थाइमस में जाता है, लिम्फोसाइट्स पड़ा है। तो यहां पर हमने ल्यूकोपोइसिस पढ़ा। आगे पढ़ते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा विश्राम।